आप में से बहुत सारे लोगों की ये मांग भी थी कि जो एडिटोरियल रहते हैं, जो आर्टिकल रहते हैं, संपादकीय रहते हैं, उन पर हमें विस्तार से चर्चा करनी चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर हम लोग एक न्यूज़पेपर को उठा के देखें, और हिंदी मीडियम के खासकर बोल रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि उसे एक संपादकीय को देखकर हम लोग ख़त्म कर दें, तो ये सिविल सर्विस और स्टेट पीसीएस की तैयारी करने वाले छात्रों के साथ इंसाफी नहीं होगी, नाइंसाफी होगी। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि फिर चाहे दैनिक भास्कर हो, दैनिक जागरण हो, जनसत्ता हो, हिंदुस्तान हो, कई न्यूज़पेपरों में अच्छे अच्छे संपादकीय छापे जाते हैं। और एक क्लास जो रहेगी ना आपकी, एडिटोरियल जो रहते हैं ना आपके संपादकीय, ये आपको मुख्य परीक्षा में, और आप लोग चाहे आंसर राइटिंग की बात कर लीजिए, चाहे आप लोग निबंध लिख रहे होंगे, तो वहाँ बहुत सारे आप लोगों को आंकड़े मिलेंगे, पॉइंट मिलेंगे, जिनका उपयोग आप लोग वहाँ कर पाएंगे। और वहाँ आप लोग, अगर आप लोग नहीं करना चाह रहे हैं, अगर आप लोग तैयारी ही नहीं कर रहे किसी एग्जाम की, तो आप लोग बहस तो करने लगते हैं ना। कहीं भी आप लोग चाय पीने जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, कोई कुछ बोलने लगता है, कोई कुछ बोलने लगता है, तो वहाँ अगर आप लोग अपनी बातें रखेंगे, तो आपके पास तर्क होंगे, आपके पास पॉइंट होंगे, आंकड़े होंगे। तो इसके लिए भी आपकी ये क्लास महत्वपूर्ण रहेगी। ये आप देखिए, दैनिक भास्कर का एक छोटा सा आर्टिकल एडिटोरियल है, और ये क्या कह रहा है, ये रोजगार की स्थिति पर नया सर्वे चिंताजनक बताया जा रहा है। और वैसे भी आप देख रहे हैं कि हमारे देश में रोजगारों की बेरोजगारी तो बहुत फैली हुई है। बेरोजगारों को चारों तरफ आप देखते हैं। CMI के एक व्यापक अध्ययन में पाया गया कि कोरोना के लगभग 3 वर्षों में जहां वेतन भोगियों की संख्या बढ़ने की जगह रोड से घटकर 8.6 करोड़ रह गई है, वहीं देश में निजी कंपनियों में वेतन करीब 3 गुना बढ़ गया है। और यानी ये कंपनियां भारी वेतन तो दे रही हैं, लेकिन कर्मचारियों की संख्या घटा रही हैं। अभी अमेजन में आपने देखा होगा, अमेजन में और ट्विटर पर आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों की छटनी कर दी गई। यह एक विरोधाभासी स्थिति है। क्या केवल कुछ खास किस्म की योग्यता वाले लोग या मान्य संस्थाओं में पढ़े युवा ही नौकरी पा रहे हैं? क्या कंपनियां ज्यादा वेतन पर ज्यादा काम ले रही हैं? फिर ऐसी कौन सी योग्यता है जिसका पारिश्रमिक 3 साल में 3 गुना बढ़ जाता है? और इसका एक और भी पहलू है। और अध्ययन के मुताबिक मनरेगा में काम करने वालों की संख्या कम हुई है, क्योंकि ग्रामीण श्रमिकों का भी रुझान शहरों में काम खोजने की ओर बढ़ा है। और आप देखिए, एक और सुझाव रहता है इसमें, आप देखिए, गांव की तरफ से लोग शहरों में इसलिए आते हैं, वो सोचते हैं कि वहाँ कोई रोजगार मिल जाएगा, उनके बच्चे भी वहाँ पढ़ लेंगे। और एक तरह से आप देखिए प्रवृत्ति बन चुकी है कि गांव की तरफ से लोग शहरों की तरह भागते हैं। और योजनाकारों को इसे गहराई से देखना होगा। और उधर शहरों में रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं, जिसका सबूत है बेरोजगारी दर का 6.4% से बढ़कर 7.8% हो जाना। यह भयावह स्थिति कही जा सकती है। और अगर एक तरफ एक वर्ग का वेतन 3 गुना बढ़े और दूसरी तरफ बेरोजगारी चरम पर हो, तो सीधा मतलब है कि गरीबी भी बढ़ेगी और उपभोग करने वाला एक छोटा वर्ग भी बढ़ेगा। और गलती से सरकार इस उपभोग से बड़े आंकड़ों को आर्थिक विकास मानने लगी, और इससे एक नई किस्म का सामाजिक दुराव पैदा हो सकता है। कि आप देखिए, सरकार को लगता है कि विकास हो रहा है, आर्थिक विकास चल रहा है, लेकिन एक बड़ी जनसंख्या इससे अछूती रह जाएगी। यहां आप देखेंगे कि एक CMI की बात हुई है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की बात हो रही है। इसकी स्थापना 13 अप्रैल 1976 में हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा इसका। अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं, और बिजनेस स्टैंडर्ड का ये आर्टिकल है। और इसमें आप देखेंगे, आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक एजेंडे को आकार देता भारत। आपको मालूम होना चाहिए कि पहले दुनिया भर के देश कहते थे, अमेरिका हो, फ्रांस हो, कि भाई आतंक जैसा कोई शब्द ही नहीं होता है, आतंकी होते ही नहीं है, ये सब एक फर्जी बातें हैं। लेकिन आपने देखा है, जब अमेरिका पर बीती और फ्रांस पर बीती, तब उन्होंने भी स्वीकार किया कि अच्छा, आतंक होता है। और आज के समय में आप देखिए, दुनिया भर आतंक से प्रभावित है। तो ये आप देखेंगे हर्ष बी पंत के द्वारा लिखा गया है। लेखक है नई दिल्ली स्थित ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में वाइस प्रेसिडेंट स्टडीज और किंग्स कॉलेज लंदन में प्रोफेसर हैं, इनके द्वारा ये लिखा गया है। एक दौर था जब वैश्विक एजेंडे में आतंकवाद सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा हुआ करता था। अमेरिका में 9/11 के बाद एकाएक
एकाएक दुनिया की आंखें इस खतरे के प्रति खुली और अमेरिका ने एक सिद्धांत ही गढ़ दिया कि यदि आप हमारे साथ नहीं हैं तो हमारे खिलाफ हैं। और दूर दराज के राष्ट्रों ने भी इस पर बहुत सतर्कता बरती और उस व्यापक मुहिम के लिए जुटे जिसे ग्लोबल वॉर ऑन टेरर यानी आतंक के विरुद्ध वैश्विक युद्ध का नाम दिया गया था। और ये आप देखिए तब अमेरिका को मालूम चला था जब अमेरिका के ऊपर खुद आतंकी हमला हुआ था। एक बारगी तो यह आभास हुआ कि बड़ी शक्तियां भी इस अभियान के लिए एकजुट हो जाएंगी। जो मुहिम अपने स्वरूप और दायरे में वैश्विक दिख रही थी। आतंकवाद को एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या करार देते हुए कहा गया कि इससे सामूहिक रूप से ही निपटा जा सकता है। तब तमाम लोगों को उम्मीद बंधी अब इसका राजनीतिकरण बंद हो जाएगा। और आप देखेंगे कि हालांकि यह सिलसिला और माहौल बहुत लंबा नहीं चल पाया। पश्चिम पर भी कभी ना समाप्त होने वाली युद्ध को लेकर एक थकावट सी हावी हो गई और इस बीच नए समीकरण भी आकार लेने लगे। तालिबान जैसे धड़े नए हितधारक बनकर गए और ताकि पश्चिमी ताकतें वापस लौटकर वह कर सकें और जिसके लिए उन्हें पारंपरिक रूप से प्रशिक्षित किया गया। आप देखिए कि अफगानिस्तान में लंबे समय तक अमेरिकी सेना रही लेकिन एंड में आप देखे होंगे कि भाग गई यहाँ से और तालिबानों का फिर से कब्जा हो गया अफगानिस्तान में। और अफगानिस्तान से अगर आप देखना चाहें तो देखिए अफगानिस्तान है हमारे जो लद्दाख वाला हिस्सा है ना वही लगता है, ठीक है। और कई देश आप देखिए तालिबानों को भी आतंकी संगठन मानते हैं। सी चिनपिंग के नेतृत्व में चीन में हिंद प्रशांत और व्लादिमीर पुतिन की अगुवाई में रूस ने यूरोपीय क्षेत्रों में दुस्साहस दिखाना शुरू कर दिया और इसके साथ ही पिति हिंसक राजनीति वाले दौर की वापसी हुई और अधिकांश शक्तिशाली देशों के लिए आतंकवाद एक बार फिर दूसरे दर्जे की प्राथमिकता बन गया क्योंकि वे संस्थागत अवसान और नियामकीय रिक्तता के दौर में वैश्विक ढांचे में आ रहे ढांचागत बदलाव से जूझने लगे। और ऐसे में यह समय भारत जैसे देशों के लिए आतंकवाद के खतरे को रेखांकित करने की दिशा में नेतृत्व करने का है और जो आतंकवाद के सबसे बड़े भुक्तभोगी देशों में से एक रहा है। भारत में तो आए दिन आप लोग सुनते रहते हैं आतंकी घटनाएं हो रही हैं। हाल के दिनों में भारत ने जिन 3 महत्वपूर्ण बैठकों का आयोजन किया है उनके पीछे यही मार्गदर्शक सिद्धांत प्रतीत होता है। इसमें एक इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की 90वीं महासभा रही है। इंटरपोल के बारे में आपको बता देता हूं, इंटरपोल के बारे में, और इसके बारे में याद रखिएगा इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। लियोन फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा और 194 सदस्य हैं इसके, ठीक है। और जिसे आमतौर पर आप लोग इंटरपोल के नाम से जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस संगठन के नाम से जानते हैं। और दूसरी अक्टूबर माह के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधक समिति की विशेष बैठक आयोजित हुई है। यूएनएससी के बारे में बता देता हूं क्योंकि आप देखिए इसमें सुधार के लिए भी भारत हमेशा बात करता रहता है। और यूएनसी की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात हो रही है और इसमें परेशानी यह है कि इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी और इसमें 15 सदस्य हैं, 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। जो 5 स्थायी सदस्य हैं वही समस्या बने हुए हैं। इसमें स्थायी सदस्य में चाइना है, फ्रांस है, रूस है, यूनाइटेड किंगडम है और संयुक्त राज्य अमेरिका है। अगर आप मान लीजिए कोई प्रस्ताव पास करवाना है तो इन 5 सदस्यों को एक सहमत होना होगा। अगर एक सदस्य भी इसके विपक्ष में रह जाता है तो वो प्रस्ताव रिजेक्ट हो जाता है, वो प्रस्ताव पास नहीं होता है और इसीलिए भारत को भी शामिल करने की बात हो रही है। इसमें और भी सुधार की बात हो रही है। तीसरी बैठक कुछ दिन पहले ही नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस के रूप में हुई है। आतंकवाद पर वैश्विक विमर्श को आकार देने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका और इस चुनौती से निपटने के लिए समान विचार वाले राष्ट्रों को एकजुट करने में उसकी बढ़ती क्षमताएं प्रत्यक्ष दिख रही हैं। और लंबे अरसे तक भारत ने अपने हितों की पूर्ति के लिए वैश्विक मंचों का लाभ उठाने में सुस्ती दिखाई है। भारत का लहजा अक्सर बदमिजाज शिकायतकर्ता का हुआ करता था कि चीजें अपेक्षा के अनुरूप नहीं हो रही हैं, लिहाजा वैश्विक एजेंडे को आकार देने की कोशिश में वह समर्थ नहीं था। आज भारत वैश्विक परिणामों को आकार देने में अपनी क्षमता को लेकर कहीं अधिक आत्मविश्वास से ओतप्रोत है और यह भारतीय नीति निर्माताओं की बातों और दावों में भी झलकता है और जिन्होंने न केवल समस्याओं को चिन्हित किया है बल्कि भविष्य के लिए एक सक्रिय संचालक एजेंडा तैयार करने का प्रयास भी किया है। तीसरी बात, नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने आतंकवाद से निपटने के लिए एक समान, एकीकृत और कतई बर्दाश्त न करने वाले रवैये की आवश्यकता के साथ ही कहा कि यह सुनिश्चित करना होगा कि आतंकवाद को समर्थन देने वाले देशों को इसकी कीमत चुकानी पड़े। गृह मंत्री अमित शाह ने उन देशों पर निशाना साधा जो आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जैसे पाकिस्तान,
और हमारे होम मिनिस्टर साहब ने इस संबंध में सभी देशों से आह्वान किया है कि वे अपने भू राजनीतिक हितों से ऊपर उठें। हालांकि इससे उल्लेखनीय उनका यह प्रस्ताव रहा है कि आतंकवाद के वित्तीय संसाधनों पर रोक लगाने के लिए भारत में एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय स्थापित किया जाए और आतंकवाद के वित्तीय स्रोत पर अंकुश लगाने की दिशा में अमित शाह ने भारतीय रणनीति के 6 स्तंभों की चर्चा की है। पहला, विधायी एवं तकनीकी ढांचे को मजबूत बनाना। दूसरा, एक व्यापक निगरानी ढांचे का निर्माण करना। तीसरा, खुफिया सूचनाएं साझा करने का कारगर तंत्र और जांच एवं पुलिस परिचालन को मजबूत बनाना। और चौथा स्तंभ, इसमें संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान भी है। पांचवा, विधिक इकाइयों और नई तकनीकों के दुरुपयोग को रोकना। और छठा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं समन्वय की स्थापना करना। यह एक नई नीतिगत आम सहमति बनाने की दिशा में व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ अपनी सबसे बेहतरीन कार्य प्रणालियों को साझा करने की भारत की मंशा को भी दर्शाता है। और अतीत की रक्षात्मकता धीरे धीरे ही सही लेकिन निश्चित रूप से उस नई इच्छा के लिए राह बना रही है जिसमें भारत आतंकवाद के विरुद्ध नीतिगत उपाय और वैश्विक विमर्श को आकार देना चाहता है। ऐसे दौर में जब दुनिया की अधिकांश बड़ी शक्तियां इस मुद्दे पर अग्रिम मोर्चे से नेतृत्व प्रदान करने में या तो अनिच्छुक हैं या फिर ऐसा करने में अक्षम है, और तब भारत इस अहम वैश्विक चुनौती के संबंध में नेतृत्व का भार साझा करने का इच्छुक दिखाई देता है। और अतीत में भारत अन्य शक्तियों से किसी उल्लेखनीय मदद के बिना ही आतंकवाद से निपटा है। और वास्तव में ऐसी शक्तियां विशेषकर पश्चिम की ओर से तो उल्टा दबाव ही पड़ता था। अक्सर भारत को ही आतंकी उसकी समस्या के लिए जिम्मेदार ठहराया गया, परंतु आज आतंकवाद के मुद्दे पर भारत तमाम अन्य देशों की तुलना में कहीं बेहतर स्थिति में है और इस चुनौती से निपटने में उसके पास खासा प्रभावी ढांचा भी उपलब्ध है। भारत के पास भारत ऐसे देशों से घिरा हुआ है जो या तो आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति के लिहाज से बेहद मूल्यवान समझते हैं या फिर वे इस प्रकार के रवैये का रणनीतिक रूप से समर्थन जारी रखते हुए हैं। तो इसे देखते हुए भारत अपनी ढाल को कमजोर करना गवारा नहीं कर सकता है। जैसे चाइना आप देखिए और पाकिस्तान हो गया, पिछले कुछ वर्षों से आतंकवाद को वैश्विक एजेंडे का हिस्सा बनाए रखने के भारत के अभियान का अपना असर भी पड़ा है और अब वह समाधान प्रदाता के रूप में कुछ ठोस परिचालन परिणामों की पेशकश भी कर रहा है। भारत इस पहलू से भली भांति अवगत है और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं समझ के बिना आतंकवाद की चुनौती से नहीं निपटा जा सकता है। लेकिन जैसा कि इसकी हालिया वैश्विक पहुंच से अंदाजा लगता है तो वह यही कि उसका भी यही मानना है कि वैश्विक स्तर पर भारी उथल पुथल के इस दौर में उसका नेतृत्व किसी भी प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण होगा। और आप सोचिए कि दो देश मिलकर काम करते हैं, जैसे आप पाकिस्तान को देख लीजिए, पड़ोसी को देख लीजिए। अगर पड़ोसी या हमारा पाकिस्तान हमारे साथ मिलकर काम करे तो आप देखिए आतंकियों का सफाया हो जाएगा, मालूम नहीं चलेगा आतंकियों का। लेकिन आप देखते हैं कि पाकिस्तान तो उन्हें सराह देता है, उनकी मदद करता है। अगला आप देखिए जनसत्ता का आर्टिकल है, ये क्या कह रहा है? ये समावेशी न्याय की बात हो रहा है। किसी भी लोकतंत्र में समावेशी न्याय सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा होती है। यह वास्तव में जमीन पर उतरे इसके लिए एक ऐसे तंत्र का गठन जरूरी होता है और जिससे पीड़ित सब तबका सहजी अपने को जुड़ा महसूस करे। और सुप्रीम कोर्ट में 2 महिला न्यायाधीशों की पीठ के गठन का फैसला इसी दिशा में बढ़ता कदम है। आप देखिए आधे से अधिक आबादी हमारी महिलाओं की है, आधे से कम महिलाओं की पुरुषों की अधिक है। माफी चाहता हूँ, आधे के लगभग आप देखिए बराबर है। और आप देखिए कि हमारे लोकसभा देख लीजिए, विधानसभा में देख लीजिए आप लोग, उनका प्रतिनिधित्व करने वाले ना के बराबर आप लोग देखते हैं। तो आप देखिए अगर उनकी महिलाओं की नियुक्ति होती है तो महिलाओं की क्या समस्याएं हैं, किस तरह से उनका समाधान किया जा सकता है, इसे महिलाएं बहुत बेहतर तरीके से समझ सकती हैं। और सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश ने वैवाहिक विवाद और जमानत के मामले से जुड़ी स्थानांतरण याचिकाओं पर सुनवाई के लिए पूरी तरह से महिला जजों की एक पीठ गठित कर दी है। और सुप्रीम कोर्ट में इस पीठ के गठन को भारतीय न्यायपालिका के ज्यादा लोकतांत्रिक होने के क्रम में एक बेहद अहम तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि इससे पहले भी 2 बार ऐसी कोशिशें सामने आ चुकी हैं। पहली बार सन 2013 में पूरी तरह से महिला पीठ का गठन किया गया था और जिसमें न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा और न्यायमूर्ति रंजना प्रसाद देसाई थी। इसके बाद सन 2018 में न्यायमूर्ति भानुमति और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की भी पीठ गठित हुई थी। और जाहिर है कि न्याय की पहुंच का विस्तार करने के लिहाज से ये अहम कदम है और जिसमें खासतौर पर महिलाओं के नजरिए से प्रक्रिया को देखने की कोशिश की गई है। और दरअसल इस तरह के कदम उठाने की जरूरत तब होती है जब कुछ खास प्रकृति के मामले की सुनवाई के दौरान किसी मसले को महिलाओं के नजरिए से देखने की आवश्यकता महसूस की जाती है। और मसलन
भारतीय समाज का ढांचा पितृ सत्तात्मक मूल्यों पर आधारित है और इसमें वैवाहिक विवादों के मूल्यांकन में एक सपाट धारणा के तहत दोनों पक्षों को देखना कई बार महिलाओं की स्थिति को कमजोर बना देता है और इसलिए ऐसे विवाद में किसी महिला का पक्ष उसकी दृष्टि से समझने के लिए स्त्री संवेदना की जरूरत पड़ सकती है और कई स्थितियों में न्याय एक जटिल प्रक्रिया से होकर गुजरता है और इसमें वास्तविक पीड़ित की पहचान के लिए कई स्तरों पर संबंधित विवाद या मुद्दे का विश्लेषण किया जाता है और ऐसे अनेक मामले सामने आते रहे हैं जिनमें अदालतों का फैसला इस पर निर्भर होता है कि उसके सामने सुनवाई के दौरान किसका पक्ष मजबूत तरीके से रखा गया है। और दरअसल भारतीय समाज में विवादों की परतें कई बार इतनी जटिल होती हैं और जिसमें यह संभव है कि ऐतिहासिक रूप से वंचना के शिकार तबके के रूप में अपना पक्ष रखते हुए कोई महिला सामाजिक आग्रहों के दबाव में कमजोर पड़ जाए और समाज में मनोविज्ञान के पहलू से भी देखें तो किसी महिला की अभिव्यक्ति पर उसकी पृष्ठभूमि और आम मानस का प्रभाव हो सकता है। ऐसे समय में ही किसी ऐसे न्यायाधीश की जरूरत होती है जो सुनवाई करते हुए खुद को महिलाओं की संवेदना से जोड़ सके और पीड़ित महिला दबाव से मुक्त होकर और कुछ जड़ ग्रंथियों से निकलकर अपना पक्ष रखने में सहजता का अनुभव करें। और आप देखिए कि पुलिस में, थानों में इसीलिए महिलाओं की नियुक्ति की जाती है कि महिलाएं उन्हें अपनी तरह अच्छी तरह से बातें बता सकती हैं और कंफर्टेबल भी रहेंगी उनके साथ। स्वाभाविक ही कि महिलाओं से संबंधित मामलों में इंसाफ के लिए महिला न्यायाधीशों की जरूरत महसूस की जाती है और हालांकि न्याय की कुर्सी पर बैठे हर व्यक्ति के लिए कानून लेकर संवेदना तक की कसौटी पर ऐसा होने की अपेक्षा की जाती है। इसके अलावा न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी का सवाल लंबे समय से उठता रहा है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट में महिला जजों की पीठ का गठन हुआ है तो इसे महिलाओं की सामाजिक अवस्थिति की संरचना को समझते हुए की गई पहल कहा जा सकता है। इसका विस्तार हाई कोर्ट और अन्य निचली अदालतों में भी हो तो समावेशी न्याय का चेहरा और मजबूत होगा। और आप देखिए आरक्षण की बात की जाती है कि महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें रखी जाए और देखिए इसी तरह से चुनाव की बात करिए, इलेक्शन में भी बात होती है। और सुप्रीम कोर्ट की बात हुई तो आप सभी जानते हैं कि संवैधानिक संस्था है और संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई है। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में 34 न्यायाधीश हैं, एक आपका मुख्य न्यायाधीश, 33 अन्य न्यायाधीश और इनके सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। ठीक है, अगले आर्टिकल की तरफ हम लोग चलते हैं। ये सहारा, राष्ट्रीय सहारा में छपा हुआ है, जीएम फसलों को ना कहना होगा। ये आप देखें जीएम फसलें आजकल कुछ चर्चा में बनी हुई हैं ज़्यादा ही। आप देखिए कि कहीं आप सोचिए बुंदेलखंड का क्षेत्र आप लोग देख लीजिए, आप सभी जानते हैं झांसी वासी का ये पूरा एमपी का कुछ भाग हो गया। यहाँ आप देखिए पानी की समस्या देखी जाती है तो फसल की यानी कि बीज के जीन में इस तरह से परिवर्तन कर दिया जाए कि आप देखिए वहाँ के कम पानी के हिसाब से वो फसल का उत्पादन हो सके, उपज हो सके, तो ऐसी तरह की परिवर्तन कर देना उसमें। हाल के वर्षों में किसानों के संकट का एक बड़ा कारण यह है कि उनकी आत्मनिर्भरता और स्वावलंबिता में भारी गिरावट आई है और वे किसी की नई तकनीकों को अपनाने के साथ रासायनिक कीटनाशक, खरपतवार नाशक, रासायनिक खाद, बाहरी बीजों व उपकरणों पर बहुत निर्भर हो गए हैं। उन्होंने यह निर्भरता स्वीकार तो उस उम्मीद से की थी कि यह उन्हें आर्थिक समृद्धि की ओर ले जाएगी, पर आरंभिक कुछ वर्षों की सफलता के बावजूद कुछ ही वर्षों में भूमि के उपजाऊपन पर इस रसायनों का प्रतिकूल असर नजर आने लगा और महंगी तकनीक का बोझ परेशान करने लगा। एक तरह से आप देखिए कि एक बार आप लोग अच्छा खाद उपयोग कर लेते हैं तो पहली बात तो आप देखिए बढ़ जाएगा आपका उत्पादन, लेकिन आगे आप देखिए उसका उत्पादन घटने लगता है। विशेषकर छोटे किसान तो कर्ज की मार से परेशान रहने लगे हैं और फसलों की नई किस्मों को लगने वाली नई तरह की बीमारियों व कीड़ों ने विशेष रूप से परेशान किया है। और जहां जमीनी स्तर पर किसान इन अनुभवों से गुजर रहे थे वहां बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के स्तर पर ऐसे प्रयास चल रहे थे कि किसानों पर अपना नियंत्रण और बढ़ा लिया जाए। और वैसे भी हमारे देश के किसानों की हालत बहुत, आर्थिक स्थिति बहुत बुरी रहती है। आए दिन आप लोग सुनते रहते हैं इतने किसानों ने सुसाइड किया हुआ है, आत्महत्या की हुई है। और इस नियंत्रण को बढ़ाने का प्रमुख साधन बीज को बनाया गया, क्योंकि बीज पर नियंत्रण होने से पूरी खेती किसानी पर नियंत्रण हो सकता है। और बड़ी कंपनियों ने बीज क्षेत्र में अपने पैर फैलाने आरंभ किए। पहले बीज के क्षेत्र में छोटी कंपनियां ही अधिक नजर आती थी, पर अब विश्व स्तर की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने छोटी छोटी कंपनियों को खरीदना आरंभ कर दिया। और जो बड़ी कंपनियां इस क्षेत्र में आईं वे पहले से कृषि रसायनों व विशेषकर कीटनाशकों, खरपतवारनाशकों आदि के उत्पादन में लगी हुई थी। और इस तरह बीज उद्योग व कृषि रसायन उद्योग एक तरह की कंपनी के हाथ में केंद्रित होने लगा। और इससे यह खतरा उत्पन्न हुआ कि कंपनियां ऐसा बीज तैयार करेंगी
जो उसके रसायनों के अनुकूल हो, अथवा बीज को भी अपने रसायन की बिक्री का माध्यम बनाएगी। एक तरह से आप देखिए कि इस तरह से व्यवस्था कर देना कि हमारी दवा की आपको जरूरत पड़ेगी ही, हम इस तरह का बीज ही आपको दे रहे हैं, हमारी दवा के बिना आपका बीज, आपकी फसल अच्छी हो ही नहीं सकती है। अनेक बड़ी कंपनियों को लगा कि अपने विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जैसे ही ऐसे बीज बनाना जो उनके रसायनों की बिक्री के अनुकूल हो, उन्हें जेनेटिक इंजीनियरिंग में से अधिक मदद मिल सकती है। और इन कंपनियों ने जेनेटिक इंजीनियरिंग में बड़े पैमाने पर निवेश करना आरंभ किया और जेनेटिक इंजीनियरिंग से प्राप्त फसलों को संक्षेप में जीएम, जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें कहते हैं। और जीएम फसलों के विरोध का एक मुख्य आधार यह भी रहा है कि यह फसलें स्वास्थ्य एवं पर्यावरण दृष्टि से सुरक्षित नहीं है और ये ऐसा जेनेटिक प्रदूषण के माध्यम से अन्य सामान्य फसलों व पौधों में फैल सकता है। इस विचार को इंडिपेंडेंट साइंस पैनल, स्वतंत्र विज्ञान मंच ने बहुत सार्वगर्भित ढंग से व्यक्त किया है। पैनल में एकत्रित हुए विश्व के अनेक देशों के प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों व विशेषज्ञों ने जीएम फसलों पर एक महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार किया है और जिसके निष्कर्ष में उन्होंने कहा है कि जीएम फसलों के बारे में जिन लाभों का वायदा किया गया था वे प्राप्त नहीं हुए और यह फसलें खेतों में बढ़ती समस्याएं उपस्थित कर रही हैं। और अब इस बारे में व्यापक सहमति है कि इन फसलों का प्रसार होने पर ट्रांसजेनिक प्रदूषण से बचा नहीं जा सकता है और जीएम फसलों व गैर जीएम फसलों को का सह अस्तित्व नहीं हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जीएम फसलों की सुरक्षा और सेफ्टी प्रमाणित नहीं हो सकी और इसके विपरीत पर्याप्त प्रमाण प्राप्त हो चुके हैं जिनसे इन फसलों की सेफ्टी या सुरक्षा संबंधी गंभीर चिंताएं उत्पन्न होती हैं। यदि इनकी अपेक्षा की गई तो स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की क्षति होगी जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती है और जिससे फिर ठीक नहीं किया जा सकता है, दिया जा सकता है। और जीएम फसलों को अब दृढ़ता से रिजेक्ट कर देना चाहिए, अस्वीकृत कर देना चाहिए। और इन फसलों से जुड़े खतरे का सबसे अहम पक्ष कई वैज्ञानिकों ने यह भी बताया है कि जो खतरे पर्यावरण में फैलेंगे उन पर हमारा नियंत्रण नहीं रह जाएगा और बहुत दुष्परिणाम सामने आने पर भी हम इसकी क्षतिपूर्ति नहीं कर पाएंगे। और जेनेटिक प्रदूषण का मूल चरित्र ही ऐसा है और वायु प्रदूषण व जल प्रदूषण की गंभीरता पता चलने पर इनके कारणों का पता लगाकर उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं, पर जेनेटिक प्रदूषण जो पर्यावरण में चला गया वह हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाता है। कुछ समय पहले देश के महान वैज्ञानिक प्रोफेसर पुष्प भार्गव का निधन हुआ। वे सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद के संस्थापक निदेशक रहे व नेशनल नॉलेज कमीशन के उपाध्यक्ष रहे। उन्हें श्रद्धांजलि देने के साथ यह भी जरूरी है कि जिन बहुत गंभीर खतरों के प्रति उन्होंने बार बार चेतावनियां दी, उन खतरों के प्रति हमें बहुत सावधान बने रहें और विशेषकर जीएम फसलों के विरुद्ध उनकी चेतावनी बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वोच्च अदालत ने प्रोफेसर भार्गव को जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी के कार्य पर निगरानी रखने के लिए नियुक्त किया और जिस तरह जीईएसी ने बीटी बैगन को जल्दबाजी में स्वीकृति दी, डॉक्टर पुष्प भार्गव ने उसे अनैतिक व एक बहुत गंभीर गलती बताया और प्रोफेसर भार्गव ने जेनेटिक रूप से संबंधित जेनेटिकली मॉडिफाइड या जीएम फसलों का बहुत स्पष्ट और तथ्य आधारित विरोध भी किया और वह भी बहुत प्रखरता से जीएम खाद्यों के बारे में यह भी सिद्ध हुआ है कि इनसे चूहों में कैंसर होता है। और इसी लेख में उन्होंने और भी स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि हम सही विज्ञान के लिए प्रतिबद्ध हैं व अपने नागरिकों को स्वस्थ भोजन उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध हैं तो हमने जैसे जीएम बैगन पर प्रतिबंध लगाया था वैसे ही हमें जीएम सरसों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए और सभी जीएम फसलों को नहीं कह देना चाहिए, जैसे कि यूरोपीय यूनियन के 17 देशों ने एक कह दिया है। कई देशों में ये प्रतिबंधित है। एक अन्य लेख 7 अगस्त 2014 में प्रोफेसर भार्गव ने लिखा था, लगभग 500 अनुसंधान प्रकाशनों में ने जीएम फसलों के मनुष्यों, अन्य जीव जंतुओं व पौधों के स्वास्थ्य पर हानिकारक असर को स्थापित किया है और यह सभी प्रकाशन ऐसे वैज्ञानिकों के हैं जिन्होंने ईमानदारी के बारे में कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। और प्रोफेसर भार्गव ने देश की चेतावनी दी कि चंद शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा अपने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को हत्या को जेनेटिक रूप से बदली गई फसलों के माध्यम से आगे बढ़ने के प्रयासों से सावधान रहें और इस प्रयास का अंतिम लक्ष्य भारतीय कृषि खाद्य उत्पादन पर नियंत्रण प्राप्त करना है। तो ये भी समझ लीजिएगा, जीएम फसलों की कहानी हो गई। ये आप देखिए हिंदुस्तान में छपा हुआ आर्टिकल है, इसे भी देख लीजिए। भारतीय जवाब, दौर कोई भी रहा हो, भारत पर सवाल उठाने वाले बहुत रहे हैं। विश्व मंचों पर भारत की बड़ी जिम्मेदारी से चिढ़कर ही यह सवाल उठाया गया, भारत में लोकतंत्र और बोलने की आज़ादी का क्या हाल है।
इस सवाल का बहुत ही माकूल जवाब संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी राजदूत रुचिया कंबोज ने दिया है। अभी आप देखिए संयुक्त राष्ट्र में जो बात हुई है उसी की बात हो रही है, और संयुक्त राष्ट्र की बात होती तो यूएन की बात हो रही है, यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आप देखने को मिलेगा। और इसके बारे में एक और बात याद रखिएगा, न्यूयॉर्क शहर में इसका हेडक्वार्टर हो गया। 193 सदस्य हैं, 2 पर्यवेक्षक राज्य भी इसमें शामिल हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि उन्होंने 2 टूक कहा कि कोई भी भारत को यह सिखाने की कोशिश ना करे कि लोकतंत्र को लेकर उसे क्या करना चाहिए, लोकतंत्र को कैसे चलाया जाता है, कोई हमें ना सिखाए। इसमें कई लोगों को अहंकार दिखेगा, लेकिन वास्तव में यह अपने देश का स्वाभिमान है। G20 में मिली जिम्मेदारी हो या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता, दोनों जगह भारत के नाम की गूंज है। अब आप लोग कहेंगे कि G20 क्या है, इसके बारे में भी बता दीजिए। किसके बारे में? G20 के बारे में बता दीजिए। तो G20 की बात करें तो इसकी स्थापना की बात हुए तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 26 सितंबर 1999 में। और इसमें आप देखेंगे कि आपके 20 सदस्य आपको देखने को मिलेंगे, और वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक संगठन है, साथ लाना इसका उद्देश्य है। इसमें आप देखिए अर्जेंटीना शामिल है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, और आप देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ इसमें शामिल है। और इसकी अध्यक्षता भी भारत कर रहा है। और विगत 10 दशकों में किसी भी देश ने ऐसे अध्यक्षता को इतनी गंभीरता से नहीं लिया है। चूंकि भारत अपनी वैश्विक जिम्मेदारियों को गंभीरता से ले रहा है, तो प्रतिकूल तत्वों की पीड़ा को समझा जा सकता है। भारत विरोधियों को यह लग रहा है कि भारत वैश्विक मंचों पर कोई बड़ा या सकारात्मक बदलाव कर दे, और भारत की आलोचना की स्वाभाविकता को समझदारी की पूरी रोशनी में समझना चाहिए। और आप देखिए इस तरह की लोकतंत्र की बात होती है हमारे देश में, तो आप देखिए इसका एक पक्ष भी है, इसका एक विपक्ष भी है। कई लोग आप देखिए उन रिपोर्टों का भी सहारा लेते हैं जो आप देखिए फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट आती रहती है, या प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात कर लीजिए, डेमोक्रेसी इंडेक्स की बात कर लीजिए, जिनमें हम लोग नीचे से टॉप कर रहे होते हैं। इतना तो तय है कि भारत ने जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली तो वह दहशत गर्दी से मुकाबला करने और बहुपक्षवाद को बढ़ावा देने से मुद्दों पर खास तवज्जो देगा। चंद देशों के वर्चस्व को भारत पहले ही चुनौती देता रहा है। हालांकि सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता के लिए भारत के पास केवल महीने भर का समय है, तब भी कुछ देशों की चिंता समझी जा सकती है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन को भी यह चिंता है कि कहीं भारत नाटो देशों में न शामिल हो जाए। अब आप देखिए नाटो क्या है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसका कारण एक नाटो को भी माना जा रहा है। किसे माना जा रहा है? नाटो को भी माना जा रहा है। ये आप देखें रूस यूक्रेन, और रूस के बाद युद्ध चल रहा है बीच के बीच, ये भारत है हमारा प्यारा। तो नाटो आप देखेंगे कि द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसमें 30 सदस्य देखने को मिलेंगे। 4 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना हुई थी, और बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और आपको बता दूं कि इसमें यूक्रेन शामिल नहीं है, फिर भी आप देखिए वो शामिल होने की कोशिश चल रही थी। उसी को लेकर आप देखिए रूस और यूक्रेन के बीच कहते हैं कि लड़ाई ठन गई। और भी कारण है इसमें, लेकिन ये भी कारण है। चीन नहीं चाहता कि अमेरिका और भारत की नजदीकी बढ़े। पाकिस्तान शुरू से आतंकवाद को छिपाने और भारत को हर कमी के लिए दोषी ठहराने की नीति पर चलता रहा है। ऐसे में भारत को विश्व स्तर पर मिल रहे छोटे छोटे मौकों को भी बड़ा बनाने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। भारत की बढ़ती जिम्मेदारियों के बीच वह दौर भी नहीं भूलता है जब भारत में सीमा पार आतंकवाद की समस्या को दुनिया के आला देश गंभीरता से नहीं लेते थे, और अक्सर वे आतंक प्रेमी राष्ट्र के बचाव में खड़े हो जाते थे। अब अमेरिका में 9/11 आतंकी हमला हुआ, तब दुनिया ने भारत का भी दर्द समझना शुरू किया। वो कहते हैं ना कि दूसरे का दर्द हमें मजाक लगता है, जब हमारे ऊपर वो गुजरती है तो हमें तब मालूम चलता है। भारत को अपनी तमाम खूबियों के साथ दुनिया के सामने आना ही चाहिए, और किस देश में कैसा लोकतंत्र है, कहाँ तानाशाही है और कहाँ आम लोगों को मसल दिया जाता है, ये किसी से छिपा नहीं है। चाइना का आप लोग देख लीजिए। रुचिरा कंबोज ने जोर देकर कहा कि हमारा देश बदल रहा है और तेजी से सुधार भी हो रहा है। भारत दुनिया की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है, और इसे कोरोना काल में सबने देखा है। तब भी भारत में असंख्य कमियां हैं और इसे विकास के डगर पर बहुत दूर जाना है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि भारत की खूबियों को भूलकर केवल कमियों पर चर्चा की जाए। आखिर दुनिया में कौन ऐसा देश है जो कमियों से पूरी तरह आज़ाद है? और रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र
कि मंच से बिल्कुल सही संदेश दिया है और हमारी विदेश नीति का केंद्रीय सिद्धांत मानवता केंद्रित है और आगे यही रहेगा। बेशक अब समय आ गया है जब भारत अपनी ताकत को हर तरफ से बढ़ाए और दुनिया में सबसे आदर्श आवाज बन जाए। इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल थे, आपके जो एडिटोरियल थे उनके बारे में हम लोगों ने बात कर ली है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। और मुझे लगता है कि आप देखिए डेली कहीं ना कहीं आप देखिए G20 की अध्यक्षता की बात चल रही है तो उस पर कई आर्टिकल छपते रहते हैं और हो सकता है कि आप दैनिक जागरण में आ जाए, कल दैनिक भास्कर में आ जाए, परसों के दिन हिंदुस्तान में आ जाए। तो वो आता रहता है एक ना एक न्यूज़पेपर में और जो मुझे लगते हैं कि महत्वपूर्ण है आर्टिकल उनके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं और इस तरह के आर्टिकल आप लोग पढ़ते रहा करिएगा, ठीक है। और अगर इंग्लिश आपकी ठीक है और मुझे लगता है कि हिंदी मीडियम से जो हैं उनकी इंग्लिश किस तरह से होती है ये आप सभी जानते हैं। अगर आप द हिंदू लेकर पढ़ने बैठे ना तो 4 से 5 घंटा आपका न्यूज़पेपर में ही ख़त्म हो जाएगा। तो मत पढ़िए वो, आप लोग न्यूज़ के बारे में आप लोग, अच्छा पेपर है इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हिंदी मीडियम का ही आप लोग पढ़िएगा, वही बेहतर है आप लोगों के लिए। और आपके कोई सुझाव हो मेरे लिए तो वो ज़रूर बताइएगा, वो ज़रूरी है। और आपके कुछ सवाल हों तो वो भी आप लोग नीचे पूछ सकते हैं। आप लोग बताइए, कल हम दिन में यानी कल संडे है, संडे हमारी वार्ता होगी, आपके सवाल होंगे, हमारे जवाब होंगे, हमारे भी सवाल हो सकते हैं, आपके भी जवाब हो सकते हैं। तो आप लोग बताइए कितने बजे रखी जाए, शाम के टाइम रखी जाए या सुबह के टाइम ही न्यूज़पेपर को डिस्कस करने के बाद ही रख दी जाए, बातें हो जाए हमारी और आपकी। ये आप लोग सुझाव नीचे जरूर दीजिएगा, ठीक है।